नमस्कार बच्चों, मैं संजीव यादव सनरे कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कभी हम केमिकल काइनेटिक्स नाम का चैप्टर पढ़ रहे हैं और उस चैप्टर में आपके 7 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारा 8वां लेक्चर है और ये अंतिम लेक्चर है एनसीईआरटी के दृष्टिकोण से। जो भी हमको पढ़ना वो सारा का सारा इन 8 लेक्चर में बच्चों कंप्लीट हो जाएगा। कुछ बच्चों की ये शिकायत है कि सर हमने कुछ लेक्चर हमारे छूट गए, तो उसके लिए आप परेशान ना हो। मैं किसी दिन इन सारे लेक्चर्स को कंबाइन करके इसका एक मैराथन वीडियो बनेगा, उसमें आपके पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा। आपको ग्रुप में सूचना दे दी जाएगी, आप पूरे चैप्टर को जिनने पढ़ा भी है और जिनने नहीं पढ़ा है वो सारा का सारा सब लोग देख सकते हैं। ठीक, रिवाइज भी आपका हो जाएगा। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्या कि जो हमारी प्रथम कोटि की अभिक्रिया थी उसके लिए हमने काइनेटिक इक्वेशन निकाला था। ध्यान करिए क्या था, काइनेटिक में बताया था K का मान निकालते हैं। K बराबर क्या था, 2.303 अपॉन T log बेस 10 A अपॉन A माइनस का X। पढ़ाया था आपको पूरा, इसका हमने डेरिवेशन कराया था। 2.303 अपॉन T log बेस 10 A होती है प्रारंभिक सांद्रता, ठीक है ना, और A माइनस X होता है बेटा अंतिम सांद्रता। अगर हम अभिक्रिया को गैसीय फेज में ले लें, काय में ले लें, गैसीय अवस्था में, तो आप जानते हैं कि गैसों के लिए हम सांद्रता नहीं फिर अभिक्रिया का वेग दाब पर निर्भर करने लगता है। बताया था कि गैसीय कंडीशन जब होती है, हमने कहा था कि अभिक्रिया वेग का मात्रक क्या होता है, तो बताया था कि वेग निकालते हैं सांद्रता में परिवर्तन बटे समयांतराल। कुछ बातें इनको ध्यान से समझ लीजिए। सांद्रता का मात्रक मोल प्रति लीटर, समयांतराल प्रति सेकंड। अगर हम इसका बनाते हैं तो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होता है। अगर हम यहाँ पर गैसीय अवस्था ले लें तो ये मोल अपॉन लीटर नहीं आता है, फिर यहाँ पर गैसीय अवस्था के लिए दाब आ जाता है और दाब का मात्रक क्या होता है, वायुमंडल। तो तब मात्रक बनता है जाकर के गैसीय अवस्था के लिए वायुमंडल प्रति सेकंड। तो कुल मिलाकर के जब गैसीय अवस्था में अभिकारक होगा तो उस कंडीशन में हमको वायुमंडल शब्द यूज करना है। और वायुमंडल किसका मात्रक है, दाब का मात्रक है। तो यहाँ प्रारंभिक सांद्रता नहीं, जब जरूरत पड़ेगी तो हम प्रारंभिक दाब लिखेंगे। क्या लिखेंगे, प्रारंभिक दाब। बस इतना सा आपको समझना, ये आप सभी लोग पहले से जानते हैं। आइए हम बताते हैं कि ये कंडीशन कब थी। ये कंडीशन तब थी जब हमारी गैसीय अवस्था ना हो। अब हम गैसीय प्रावस्था की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे, गैसीय प्रावस्था की। तो हो जाएगा प्रथम कोटि की गैसीय या गैस प्रावस्था के लिए, प्रथम कोटि की गैस प्रावस्था के लिए समाकलित वेग समीकरण लिखना। समाकलित वेग समीकरण लिखना। बताइए बेटा किसकी बात हो रही है, प्रथम कोटि की बात हो रही है। किसके लिए, प्रथम गैस प्रावस्था के लिए समाकलित वेग समीकरण लिखना। ये कब केस होगा, जब हमारे पास अभिकारक जो है वो किस अवस्था में होंगे, गैस प्रावस्था में। उत्पाद भी गैस प्रावस्था में होना चाहिए। मान लिया मैं इसमें टाइप आपको पढ़ाऊंगा, टाइप फर्स्ट। ध्यान से सुने, एनसीईआरटी की बुक आप देखेंगे तो उसमें गैसीय के लिए और अन्य स्थितियों के लिए अलग अलग दिया हुआ है। तो मैंने अन्य के लिए पहले पढ़ा दिया था, आज मैं आपको गैसीय के लिए पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो बच्चों मान लिया टाइप फर्स्ट में हम बताते हैं कि एक अभिकारक है ए। क्या है अभिकारक?
ए, ये बदल जाता है बी और सी में। किस में बेटा? बी प्लस सी, इसमें बदल गया। ये जो ए है ये भी गैस है, बी भी गैस है और सी भी गैस है। ये सब के सब क्या है? गैसीय प्रावस्था में है। किस में है बेटा? गैसीय प्रावस्था में। आइए अब हम बात करते हैं, हमने बताया था कि गैस है तो इसको दाब से आपको रिलेट करना पड़ेगा। किससे? दाब से। तो हम यहां लिखेंगे क्या? प्रारंभ में दाब। बोलो बेटा, दाब को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्रेशर। और प्रेशर को प्रदर्शित किया जाता है P से, लेकिन दाब कौन सा है? प्रारंभिक। तो प्रारंभिक दाब को हम PI से प्रदर्शित करते हैं। जो I है, I का मतलब होता है इनिशियल, और इनिशियल का मतलब होता है बेटा क्या? प्रारंभिक। आगे बात समझ में? तो प्रारंभिक दाब को बोलो कैसे प्रदर्शित करोगे? PI से। I स्टैंड फॉर इनिशियल एंड P स्टैंड फॉर प्रेशर। प्रारंभिक दाब। बताइए प्रारंभ में दाब कितना है बेटा? प्रारंभ में दाब है PI। जब यहां दाब होगा अभिकारक तो आप जानते हैं इनका कोई दाब नहीं होगा, क्योंकि जब स्टार्टिंग की बात होती है तो हमारे पास उत्पाद नहीं होता। ये आपको मैं लास्ट वाले लेक्चरों में समझा चुका हूं। दाब का मात्रक ATM, तो लिख देंगे क्या? एटमॉस्फेयर, अर्थात वायुमंडल, ATM। ये भी हो गया क्या? ATM। अब उसके बाद अभिक्रिया प्रारंभ हो गई। अभिक्रिया प्रारंभ होगी तो अणुओं की संख्या घटेगी तो उनके द्वारा लगाया गया जो दाब है वो दाब क्या होगा? कम होने लगेगा। बताइए अब लिखेंगे क्या? T समय बाद दाब। T समय के बाद दाब की बात कर लें। ध्यान दीजिए, आपको बताया था कि जितना उत्पाद के रूप में बनता है उतना अभिकारक में से घटता है। तो मान लिया हमने कि B का दाब हो गया बेटा, B का दाब हो गया X ATM, X वायुमंडल हो गया। C का दाब X ATM, X वायुमंडल हो गया। हमने क्या बताया कि जो इधर बनेगा वो इधर से घट जाएगा। तो बताओ इधर क्या हुआ? PI माइनस का X, ATM इतना हो गया। जो इधर बनता है वो इधर से घटता है, तो इधर से दाब कितना कम हुआ? X कम हुआ, ये इधर जाकर के पैदा हो जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि यहाँ जो ये मत आप काउंट करिए कि यहाँ एक X निकला है, यहाँ दो, अरे वियोजन तो इसी का हुआ है, फिर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। सीधा ये कि यहाँ संख्या कितनी है? एक, तो एक का गुणा जितनी भी संख्या हो उसका गुणा X में करते हैं। जैसे मान लो यहाँ 2 होता तो यहाँ क्या लिखते? 2X कर देते। यहाँ 3 होता तो यहाँ कितना कर देते? 3X। मैं टाइप 2 पढ़ाऊंगा तब ये आ जाएगा। ठीक, अब देखिए आगे। तब T समय बाद कुल दाब, क्या बेटा? कुल दाब। अब सुन लो, दाब को कैसे प्रदर्शित करेंगे? P से दाब, प्रेशर। कुल को अंग्रेजी में टोटल कहते हैं। क्या कहते हैं? टोटल। तो इसको कहेंगे PT, करेक्ट। कुल दाब कब? T समय के बाद। T समय के बाद दाब आपके पास इतना ही तो आ गया है। सबको इकट्ठा कर लो। PI माइनस X प्लस X प्लस X, सबको जोड़ लिया। X से X कैंसिल हो गया। बताओ क्या बना? PT बराबर PI प्लस X। X का मान निकालेंगे तो PI इधर आ जाएगा, माइनस का, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। तो बोलो बेटा यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा PT माइनस PI बराबर X। X का मान आपने निकाला, चाहो तो इसको समीकरण नंबर 1 डाल दो। अब आ जाइए इधर आ जाएं। इधर चलेंगे तो अब
प्रारंभिक दाब बताओ कितना है। प्रारंभिक दाब बताया था, ये रहा PI। बोलो अंतिम दाब कितना है अभिकारक का। अंतिम दाब ये लिखा हुआ है PI माइनस का X। यहां से X का मान उठा लो और इसमें लगा दो। X का मान समीकरण 1 से लेने पर, तो बताइए क्या बन जाएगा बेटा। बन जाएगा अंतिम दाब बराबर PI माइनस, ये X है ना, ब्रैकेट लगाइए, क्या हो जाएगा PT माइनस का PI। बोलिए क्या हुआ, PI माइनस PT, माइनस माइनस प्लस, प्लस PI। PI कितना हो गया 2PI माइनस PT। ठीक, तब गतिक समीकरण से, गतिक समीकरण आप पढ़ चुके हैं, क्या होता है बताइए। K बराबर 2.303 बट्टे T log बेस 10 प्रारंभिक दाब। वहां प्रारंभिक सांद्रता थी लेकिन यहां गैस है तो यहां दाब होगा, प्रारंभिक दाब बट्टे अंतिम दाब। अब समझ गए होंगे कि अंतिम दाब क्यों निकाला हमने, इसलिए निकाला। ठीक है, तो बन जाएगा क्या, बन जाएगा K बराबर 2.303 अपॉन T log बेस 10। प्रारंभिक दाब कितना है बोलिए, ये लिखा हुआ है PI। अंतिम दाब आपने ये निकाल लिया 2PI माइनस का 2PI माइनस PT। प्यारे बच्चों, इस तरीके से ये कौन सी प्रावस्था के लिए, गैस प्रावस्था अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण है। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, टाइप फर्स्ट आप लोग समझ पाए होंगे। टाइप फर्स्ट समझ लिया, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। अब चलते हैं बेटा आगे। आगे टाइप 2 साफ कर लीजिए। चलते हैं टाइप 2। टाइप सेकंड। मान लिया कि एक अभिक्रिया है हमारे पास A बराबर B प्लस C। मान लिया कि जानते हैं कि ये भी गैस, ये भी गैस, ये भी गैस। मैं यही तो पढ़ा रहा हूं आपको कि गैसीय फेज की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, गैसीय फेज की। यहां हमने कहा कि A के मोल 2 हैं, B के मोल 2 हैं और C का मान लीजिए हमने 1 ही है। मैं केवल ये सिखाना चाह रहा हूं कि अगर संख्या लगेगी आगे तो किस तरीके से हम उसको सॉल्व करेंगे। कहेंगे यहां पर प्रारंभिक दाब, ये आ जाएगा क्या, ये आ जाएगा PI। सही है, प्रारंभिक दाब। I समझ गए होंगे, I क्यों आया, I मतलब इनिशियल, इनिशियल मतलब प्रारंभिक, PI। तो इधर बताइए कितना, 0 ATM, 0 ATM। अब उसके बाद क्या, T समय बाद। T समय के बाद हमने बताया कि मान लीजिए कि कम होने वाला जो दाब है वो X ATM है। कितना है, X। तो बताओ बेटा यहां क्या करना है, यहां बताइए क्या हो जाएगा, PI
माइनस का 2x। बोलो 2 कहाँ से आया? अभी अभी समझाया था कि जो संख्या आगे आती है उसका मल्टीप्लाई x में करके उसको यूज किया जाता है। x ATM, यहाँ कितना 2 लेकिन x 2x ATM, यहाँ एक ही है तो यहाँ हो जाएगा क्या? x ATM। परिवर्तित होने वाली मात्रा x है, लेकिन जो आगे संख्या लिखी हुई हैं उनको x में हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर वही बात, कौन सी बात? t समय बाद, t समय बाद कुल दाब, कुल दाब। बोलो कुल दाब को कैसे प्रदर्शित करते हैं? PT से कर दिया। कुल दाब बराबर कितना हो जाएगा बेटा? बराबर हो जाएगा, इसको उठाइए, PI माइनस 2x प्लस 2x प्लस x। 2x से 2x कैंसिल। बोलो क्या आया? PT बराबर PI प्लस x। x का मान निकालिए यहाँ से, पक्षांतर कर लो तो क्या हो गया? PT माइनस PI इज इक्वल टू x। इसको डाल दीजिए समीकरण नंबर 1। ऐसे ही आपने x का मान उधर भी निकाला था। अब आ जाएंगे इधर, इधर आ जाएंगे तब और प्रारंभिक दाब। प्रारंभिक दाब बोलो कितना है? PI। अंतिम दाब बोलो कितना है? अंतिम दाब PI माइनस का 2x। x का मान कहां से? समीकरण 1 से। x का मान समीकरण 1 से लेने पर, ले लीजिए, क्या बन जाएगा? बन जाएगा अंतिम दाब PI माइनस 2x PT माइनस PI। ये हो गया PI माइनस, मल्टीप्लाई करो 2PT, इसका इसमें करेंगे प्लस, इधर जाएगा माइनस माइनस प्लस 2PI। PI कितना हो गया? 3PI माइनस 2PT। ये क्या है बोलो? अंतिम दाब। और आप जानते हैं कि अंतिम दाब हमने निकाल लिया, इसको उठा करके गतिक समीकरण में रख देंगे। क्या? तब प्रथम कोटि के गतिक समीकरण से, इस फॉर्मूले पर, इन फॉर्मूलों पर बेस्ड आपके एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल्स है, आप उनको जरूर देखिए। और जब आगे समय आएगा न्यूमेरिकल्स का तो मैं खुद कराऊंगा ही। क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा k बराबर 2.303 अपॉन t log बेस 10 प्रारंभिक दाब बटे अंतिम दाब। बोलो बेटा क्या हो जाएगा? k बराबर 2.303 अपॉन t log बेस 10 प्रारंभिक दाब, ये रहा PI, अंतिम दाब 3PI माइनस 2PT। ठीक है ना? इस तरीके से आप सेकंड पार्ट को समझ पाए होंगे कि सेकंड पार्ट को हम किस तरीके से लिखा करते हैं। ठीक है ना? तो ये आपने देखा कि जब कोई संख्या लगी होगी जिसको स्टोइकोमीट्रिक गुणांक दिया बोलते हैं, लगी होगी तो हम क्या करते हैं? कुछ नहीं, केवल आप x में उस संख्या का मल्टीप्लाई कर दें और बाकी जो आपने टाइप फर्स्ट पढ़ा था वैसा ही टाइप आपका सेकंड में आएगा। इस तरीके से बच्चों ये आपका टॉपिक यहाँ पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण जो लिखना था वो हमारा यहाँ पर समाप्त हुआ। अब हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्या कि अगर
कुछ केस दिए हों, कुछ इक्वेशंस दिए हों, कुछ वैल्यूज दिए हों, तो उन वैल्यूज के आधार पर हम कोटि कैसे निकालते हैं। क्या कैसे निकालते हैं? कोटि। तो देखिए बेटा क्या करना है, अगला टॉपिक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, उम्मीद है कि ले लिया होगा, वैसे ये सारा नोट्स में लिखा हुआ है। अभिक्रिया के कोटि को निर्धारित करने की विधियां पढ़ा रहा हूं मैं। ये अभी लास्ट टाइम कुछ पूछ लिया गया, इनमें से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो है क्या बेटा, अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण कैसे निर्धारित करेंगे? अभिक्रिया की कोटि को समीकरण देख करके बता नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ कुछ वैल्यूज दिए हों तो हम जरूर बता सकते हैं कि कोटि कैसे निकाल, कोटि क्या होगी। बच्चों कई तरीके हैं ज्ञात करने के, मैं यहाँ पर सबसे पहले चर्चा करूँगा अवकलन विधि की। किसकी बात करूँगा? अवकलन विधि। आइए नंबर 1, अवकलन विधि द्वारा कोटि ज्ञात करना, कोटि ज्ञात करना अवकलन विधि के द्वारा। हमने मान लिया कि कोई nवीं कोटि की अभिक्रिया है, अभिक्रिया की कोटि कितनी है? nवीं, और कोई अभिकारक है, उसकी सांद्रता हमारे पास C है। ध्यान दीजिए, सांद्रता को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन। इसको प्रदर्शित करते हैं कैसे? C से। ओके, कंसंट्रेशन हो गया। तो मान लीजिए किसी अभिकारक की सांद्रता हमारे पास कितनी है बेटा? C। अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता, बताया कोटि निकालना सिखा रहा हूं मैं आपको, बराबर C। अभिक्रिया की दर आपको मान लेते हैं R होती है, और कोटि हमें पता नहीं है, मान लीजिए वो अभिक्रिया की जो कोटि है वो कितनी है? N। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो अभिक्रिया दर होती है, अभिक्रिया दर बताया था समानुपाती होती है किसके? अभिकारक की सांद्रता। सांद्रता क्या है बेटा? C, और उसकी घात जो भी है, जैसे प्रथम कोटि होती तो घात 1 होती, शून्य कोटि होती तो 0 होती, और अगर मान लीजिए द्वितीय कोटि होती तो 2 होती। तो बताइए यहाँ क्या लगा देंगे? N। करेक्ट। अभिक्रिया की दर को प्रदर्शित करते हैं किससे? R से। R समानुपाती C की सांद्रता की घात N। ठीक, ये तो एक केस है। माना सांद्रता C1 पर दर R1 हो, आपको सांद्रता दी हो पहले केस में और दर भी दी हो, R1 हो, तथा सांद्रता C2 पर दर R2 हो, तो लगा दीजिए फटाफट। क्या हो जाएगा? R की जगह R1 समानुपाती C1 की सांद्रता की घात N। कोटि निकालने का पूरा डेरिवेशन आपको बता रहा हूं कि हम किस तरीके से कोटि निकाल सकते हैं। ठीक है, R1 समानुपाती हटाओ, कांस्टेंट आ जाता है, के जानते हैं, C1 की सांद्रता की घात N। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे चलिए, और अब क्या? R2 समानुपाती क्या हो जाएगा? C2 की सांद्रता की घात N। R2 बराबर क्या? के C2 की सांद्रता की घात N।
इसको डाल दो समीकरण नंबर 2। R1 R2 आपके पास है, क्या करोगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग लगा दो, जैसे ये k कट जाए। समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर क्या बन जाएगा, R1 अपॉन R2। LHS में भाग LHS का देते हैं और RHS में भाग RHS का देते हैं। R1 बटे R2 बराबर, बोलो इधर से क्या है, RHS K C1 की सांद्रता की घात n बटे नीचे क्या, K C2 की सांद्रता की घात ऑल्सो n। K से K कैंसिल कर दीजिए, बताओ क्या बन गया बेटा, R1 अपॉन R2 बराबर C1 अपॉन C2। घात कॉमन है, लिख देंगे। अब फटाफट ले लीजिए लॉग। टेकिंग log on both sides, दोनों पक्षों का log ले लो। log बेस 10 R1 बट्टे R2 बराबर क्या, log बेस 10 C1 अपॉन C2 की घात n। घात होती है तो जानते होंगे घात आगे आ जाती है, लेकिन यहाँ एक सूत्र और लगेगा, कौन सा, कि log m बट्टे n। बताओ क्या होता है, log m माइनस log n क्या हो जाएगा, log बेस 10 R1 बटे R2 बराबर n log बेस 10 C1 बटे C2। करेक्ट, तोड़ दीजिए इसको, तो ये टूटने पर क्या हो जाएगा, log बेस 10 R1 माइनस log बेस 10 R2। बोलो log m बट्टे n है तो log m माइनस log n बराबर n, इधर आ जाइए ब्रैकेट में, log बेस 10 log m बट्टे n तो log m माइनस log n। करेक्ट, ये दिया है गुणा में, गुणा वाला आ जाता है भाग में। बोलो बेटा क्या, ऊपर क्या हो जाएगा, log बेस 10 R1 माइनस log बेस 10 R2 बटे, ये नीचे आया तो क्या हो गया, log बेस 10 C1 माइनस log बेस 10 C2 बराबर n। हमने पहले ही बताया था कि अभिक्रिया की कोटि कितनी है, n। देखो आ गया कि नहीं, n बराबर लगा देंगे log बेस 10 R1 का मान जो भी क्वेश्चन में दिया होगा, R2 का मान जो भी क्वेश्चन में दिया होगा उसको यहाँ लिख लेंगे, और C1 का मान जो दिया होगा उसको यहाँ लिखेंगे, C2 का मान जो भी होगा उसको यहाँ लिखेंगे। तो इस तरीके से बच्चों n ये हमारा क्या, कोटि निकल के आ जाता है। तो ये थी कोटि को कैसे ज्ञात करेंगे, ये पूरा मैंने आपको डेरिवेशन करा दिया, लेकिन आपको केवल ये n बराबर log बेस 10 R1 माइनस log R2 बटे C1 माइनस C2 ये कैसे आया पता चल गया। ये आप जानते थे कि अभिक्रिया की दर सांद्रता की n घात के समानुपाती होती है, n का मतलब जो भी कोटि होगी उसके समानुपाती हो जाएगी। फटाफट इसका क्या करना है बेटा, स्क्रीनशॉट आपको लेना है। एनसीईआरटी की जब एक्सरसाइज कराएंगे तो उसमें इसके उपयोग है, क्या उपयोग होंगे वो आप तभी देखेंगे। इस तरीके से कोटि का निर्धारण हम इस तरीके से किया करते हैं। ठीक, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। फटाफट अब चलते हैं कहाँ, आगे। अब लास्ट पॉइंट है अभिक्रिया की क्रियाविधि। जिस दिन ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था उसी दिन बताया था कि इस चैप्टर में अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, और क्या बताया था बेटा, और हमने बताया था कि क्रियाविधि की जानकारी लेते हैं। डालते हैं हेडिंग अभिक्रिया की क्रियाविधि। अभिक्रिया लास्ट टॉपिक है, अभिक्रिया की
क्रिया विधि, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। आइए और ध्यान दीजिए, जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, अगर मैं उनकी बात करूं तो ऐसा होता है बेटा कि जो भी रिएक्शंस हैं इनको हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक वो अभिक्रियाएं जो एक पद में पूरी होती हैं, एक पद में पूरी हो जाएं, और एक वो अभिक्रियाएं जो एक से अधिक पदों में पूरी हो, एक से अधिक पदों में पूरी हो। आगे बात समझ में, जो अभिक्रियाएं एक पद में पूरी होंगी उनको कहेंगे प्रारंभिक अभिक्रियाएं। उनको क्या कहेंगे? प्रारंभिक अभिक्रियाएं। और जो अभिक्रियाएं एक से अधिक पदों में पूरी होंगी उनको कहा जाएगा क्या? जटिल अभिक्रियाएं। ध्यान दीजिए बेटा, जटिल अभिक्रियाएं। समझ में आया? तो बताइए प्रारंभिक अभिक्रियाएं क्या होती है? वे अभिक्रियाएं जो एक पद में पूरी होती है प्रारंभिक, और जो एक से अधिक पद में पूरी होती हैं वो जटिल अभिक्रियाएं होती हैं। तो ये बात आप लोगों की समझ में आई कि एक पद में पूरी होगी उसको प्रारंभिक कहेंगे, एक से अधिक पदों में पूरी होगी उसको क्या कहेंगे? जटिल कहेंगे। एक पद में पूरी हो रही प्रारंभिक, एक से अधिक पदों में पूरी हो रही जटिल। अब देखिए जटिल अभिक्रिया समझ गए होगे, एक से अधिक पदों में पूरी हो रही है, तो जितने भी पदों में पूरी हो रही है उन सभी पदों को सामूहिक रूप से, कैसे बेटा? सामूहिक रूप से, उन सभी पदों को सामूहिक रूप से अभिक्रिया की क्रिया विधि कहा जाता है। आई बात समझ में? अब मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं। क्या बताता हूं बेटा? एग्जाम्पल। जैसे NO2 प्लस CO, NO2 प्लस CO सिंपल सा है, NO बन गया और CO2 बन गया। इसका एक ऑक्सीजन इसके पास पहुंच गया, इसका एक ऑक्सीजन इसके पास, तो यहाँ एक रह गया। तो आपको ये लग रहा है डायरेक्ट हो रही है, डायरेक्ट नहीं होती है, ये रिएक्शन डायरेक्ट नहीं होगी। ये एक से अधिक पद में पूरी होगी। कैसे एक से अधिक पद में? देखिए स्टेप फर्स्ट, ये NO2 डायरेक्ट CO के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, तो क्या करता है? फिर इसमें ये होता है कि NO2 खुद अपने ही जैसे अणु से, बहुत सारे अणु NO2 के होंगे, उससे ही रिएक्शन ये खुद करेगा। NO2 प्लस NO2, जब ये आपस में दोनों समान अणु टकराएंगे तो इसका एक ऑक्सीजन इसको मिल जाएगा। तो बताओ क्या बन गया? NO3, अब यहां रह गया NO। ये जो स्टेप है ये स्लो स्टेप है, मंद पद। उसके बाद मैं बात करूं स्टेप नंबर 2 की, तो ये स्टेप नंबर 2 जो है उसमें क्या होगा? ये जो NO3 यहां से बचा था, NO3 आपने अभी देखा ऊपर रह क्या गया था? CO के साथ क्रिया करेगा और ये अपना एक ऑक्सीजन इसको दे देगा, तब जाकर के ये बन जाएगा क्या? NO2 प्लस CO2। इसको मिल गया तो CO2 हो गया। इसको कहेंगे क्या? फास्ट स्टेप। एक स्लो हो गया, एक फास्ट हो गया। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, रिएक्शंस को सॉल्व करते हैं वो चैप्टर रेडॉक्स अभिक्रिया वाला, उसमें आपको बताया था कि LHS और RHS में जो कॉमन होता है उसको कैंसिल कर देते हैं। तो इस NO2 से ये NO2 कटा, इस NO3 से ये NO3 कटा, फाइनल रिएक्शन क्या बना? NO2 प्लस CO बराबर क्या? NO प्लस CO2। देखो आ गया कि नहीं? यही NO2 प्लस CO, NO प्लस CO2 आ गया। लेकिन इसको पूरे होने में बताइए कितने पद इस्तेमाल किए आपने? 2। बस इसी को कहते हैं क्या? मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। सीधा क्या कि रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि क्या हो गई?
कि देखिए कोई जटिल अभिक्रिया, जटिल शब्द आता आपके सामने, तुरंत कहोगे कि ऐसी अभिक्रिया की बात हो रही है जो एक से अधिक पदों में पूरी हो रही है। तो एक से अधिक पद जो भी होंगे उन सभी पदों को अगर हम इकट्ठा लिख दें तो बस इसी को कहा जाता है क्या, मैकेनिज्म। 2 स्टेप थे, इसकी ये मैकेनिज्म रही। अब मैं बात करूं यहां से एक चीज और हमको प्राप्त हो जाती है क्या, कि ये स्टेप है स्लो और ये स्टेप है फास्ट। तो अभिक्रिया की जो भी कोटि होती है वो उसमें केवल स्लो स्टेप पार्टिसिपेट करता है, ध्यान रखना। कौन सा स्लो, तो बताओ NO2 कितना है, 1, NO2 कितना, 1 और 1 2 जोड़ लो, बताओ तो यहाँ पर कोटि जो है, कोटि बराबर 1 + 1 बराबर कितना हो जाएगा। तो इसमें फास्ट स्टेप कभी भाग नहीं लेता है, कौन सा, स्लो स्टेप भाग लेता है। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों आपका ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट तरीके से समाप्त हुआ। ठीक, 8वां लेक्चर था, इस चैप्टर का पूरा लेक्चर कंप्लीट हो गए सारे NCERT के दृष्टिकोण से। ठीक, अब आज से आपकी रक्षाबंधन की छुट्टियां हैं, सभी लोगों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है ना। अब अगला जो लेक्चर आएगा वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि अगला चैप्टर कौन सा है और कब इसका लेक्चर आएगा। संभवतः अगला लेक्चर आपका मंगल या बुधवार को आने वाला है। ठीक, तब तक आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और हम कामना भी करते रहेंगे कि आप लोग स्वस्थ रहें। ठीक, धन्यवाद।